हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल्स लर्निंग। लास्ट टू वीडियोस में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं देन प्लीज डू वॉच देम। द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द कॉम्पटन इफेक्ट. Compton effect is the increase in wavelength of X-rays and other energetic electromagnetic radiations that have been elastically scattered by electrons. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को बताता है, वैसे ही कॉम्पटन इफेक्ट भी ईएम रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को बताता है। ये क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती है तो वो स्कैटर हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने के बाद वो स्कैटर होती है, तो स्कैटर होने के बाद उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। जो ये इफेक्ट था ये कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया, इसलिए इसे कॉम्पटन इफेक्ट बोला गया। क्लासिकली ये पॉसिबल नहीं था कि क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, पर ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसलिए कॉम्पटन ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ईएम रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया। उन्होंने बोला कि फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन करने के बाद स्कैटर होते हैं। जैसे सपोज this is an electron which is at rest, and here is coming the X-ray photon. This is X-ray photon. Having energy E is equal to h nu, and momentum is equal to h by lambda. Lambda is wavelength of that photon. जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा जो कि रेस्ट पे है और इसकी रेस्ट मास एनर्जी है m0c², जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा तो वो फोटोन स्कैटर हो जाएगा, मेकिंग एन एंगल phi विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो जाएगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. This is recoiled electron making an angle theta with the x-axis, and this is scattered photon having momentum p dash is equal to h upon lambda dash and having energy E dash is equal to h nu dash. ओके और इस रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो है mv. m is mass and v is its velocity and energy is mc². ओके तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो ये लैम्डा डैश है ये इस लैम्डा से ज्यादा है, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे. सो दिस इज द केस बिफोर कोलिजन and this is the case after collision. Okay, applying laws of conservation of energy and conservation of momenta, जितनी एनर्जी कोलिजन से पहले है उतनी ही एनर्जी कोलिजन के बाद होगी. तो कोलिजन से पहले कितनी एनर्जी है, फोटोन के पास एनर्जी है h न्यू और इलेक्ट्रॉन के पास उसकी रेस्ट मास एनर्जी है m0c². तो हम लिखेंगे इसे h न्यू प्लस m0c² इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन
स्कैटर्ड फोटोन के पास एनर्जी हो गई है h न्यू डैश और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है mc²। so this is equal to h न्यू डैश प्लस mc²। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। ये एनर्जी और मोमेंटम की कंजर्वेशन लॉ हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की स्कैटरिंग है वो इलास्टिक स्कैटरिंग है। इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, इसलिए हम ये दोनों यूज कर रहे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके कंपोनेंट को अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रिजोल्व कर लेंगे, और जब हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस इसका मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, h अपॉन लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे, उसका कोई मोमेंटम नहीं है बिफोर कोलिजन, तो वो 0 है। आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम h बाय लैम्डा डैश है। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा डैश कोस फाई, और जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में mv कोस थीटा। So this is equal to h upon lambda dash cos phi plus mv cos theta. This is equation 1. y-axis के along components लिखेंगे। y-axis के along इस इंसिडेंट फोटोन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है मोमेंटम का, तो दिस इज 0। इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट पे, दिस इज ऑल्सो 0। एंड आफ्टर कोलिजन this component is h upon lambda dash sin phi minus mv sin theta. This is our equation 2. After solving all these three equations, we get shift in wavelength which is equal to delta lambda, that is final wavelength minus initial wavelength, is equal to h upon m naught c 1 minus cos phi. Here m naught is the rest mass of electron, h is Planck's constant and c is speed of light. Rewriting this relation, shift in wavelength is equal to h upon m naught c 1 minus cos phi. यहाँ पे जो ये टर्म है h upon m naught c, इस टर्म को बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा c से। दिस इज कॉम्पटन वेवलेंथ। ओके, अब डिफरेंट केसेस देखते हैं कि अगर हमारा स्कैटर्ड फोटोन किस किस एंगल से स्कैटर हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। केस 1 कि अगर फोटोन 0 डिग्री से स्कैटर हुआ, मतलब स्ट्रेट चला गया, जैसे आया वैसे ही चला गया स्कैटर होने के बाद, तो क्या होगा cos phi is cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, so there will be no shift in wavelength, delta lambda is 0. ओके, सेकेंड केस देखें कि जब फोटोन 90 डिग्री से स्कैटर हो जाए, जब फोटोन 90 डिग्री से स्कैटर हो जाएगा तो cos 90 0, 1 it will be equal to Compton wavelength lambda c.
जब इन पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू हमें मिलती है 0.02426 एंगस्ट्रॉम। ओके, केस थर्ड देखते हैं कि अगर वो फोटोन बैक स्कैटर हो जाए, मतलब 180 डिग्री का शिफ्ट हो, तो वेवलेंथ में कितना शिफ्ट होगा? 2 लैम्डा सी के इक्वल, जो कि सबसे मैक्सिमम शिफ्ट होगा। मैक्सिमम शिफ्ट कब ऑब्जर्व होगा? जब फोटोन बैक स्कैटर कर जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रिकॉइल कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस डायरेक्शन में वो रिकॉइल करेगा? हमें थीटा निकालना है, बेसिकली टेंजेंट थीटा। ओके, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि एम बी कोस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश कोस फाई, और यहाँ से एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हमें टेंजेंट थीटा मिल जाएगा। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एम वी कोस थीटा is equal to h upon lambda minus h upon lambda dash cos phi, और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा डैश साइन ऑफ पाई। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद और अरेंज करने के बाद हमें मिल जाएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, जो कि होगी लैम्डा साइन फाई डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ऑफ कोस फाई। So this is the direction of recoil electron. अब अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो उसकी फाइनल एनर्जी है माइनस जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी इनिशियल एनर्जी माइनस, सॉरी, जो इनिशियल इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी माइनस जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी, वो स्कैटरिंग के वक्त अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देगा और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म्स में लिख देते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा डैश। अब हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा पता है कि वो क्या होता है, एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस ऑफ फाई। हम यहाँ से लिख सकते हैं सी अपॉन म्यू डैश माइनस सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस ऑफ फाई। इसे रीअरेंज करने के बाद हमें मिल जाएगी न्यू डैश की वैल्यू विच इज इक्वल टू न्यू एम नोट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नोट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू 1 माइनस कोस ऑफ फाई। अब हमें एच न्यू माइनस एच न्यू डैश फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे न्यू डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की विच इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू 1 माइनस कोस फाई। So this is kinetic energy of recoiled electron and this is
the direction in which the recoil electron goes. Okay. So this is all about the Compton effect. Now, some question practice. This question is being asked in GATE 2017. The question is, Compton wavelength of a proton is? प्रोटॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ बतानी है. कॉम्पटन वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की क्या थी? H/m0c. जो भी उसका रेस्ट मास होगा वो उसकी कॉम्पटन वेवलेंथ है. तो प्रोटॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए यहाँ पे बस सिंपली मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा. ओके. जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू. कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद 1.322 हमें फेम्टोमीटर में कैलकुलेट करना था. Okay, so this will be answer. Next question is, which one of the following statement concerning the Compton effect is not correct? Not correct वाली statement बतानी कौन सी होगी? एक एक करके statement देखते हैं कौन सी incorrect है. First statement is, the wavelength of scattered photon is greater than or equal to the wavelength of incident photon. ये तो correct है कि जो scattered photon हो जाता है उस scattering के बाद wavelength increase हो जाती है. Electron can acquire a kinetic energy equal to the energy of incident photon. जो उसकी एनर्जी के इक्वल भी एनर्जी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है. Energy of incident photon equals to kinetic energy of electron plus energy of scattered photon. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. Last statement is कि kinetic energy acquired by electron is largest when incident and scattered photon move in opposite direction. देखिए ये बोल रहे हैं कि जब इंसिडेंट और स्कैटर्ड फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा था पीछे कि जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब फाई हमारा पाई के इक्वल है तो डेल्टा लैम्डा जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है वो 2 लैम्डा सी के इक्वल था, जो कि सबसे मैक्सिमम शिफ्ट है. वेवलेंथ में मैक्सिमम शिफ्ट मतलब एनर्जी मिनिमम. So this is not the largest, it is the least. So option D is incorrect. So thank you for watching the video. Please subscribe the channel.